हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग सोशियोलॉजी का जो सीरीज़ कर रहे हैं, इसमें हम लोग यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को पूरा यूनिट वाइज कवर कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम लोग यूनिट 1 के सेक्शन 2 में रॉबर्ट किंग मर्टन की थ्योरी को देखेंगे। उनके जो सिद्धांत है उसे देखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कौन कौन से इम्पोर्टेंट्स बुक की रचना की थी और उनकी कौन कौन सी थ्योरीज थी उसे कंप्लीट करेंगे। तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने बहुत सारी थ्योरियाँ दी थी, जो कि एक क्लास में कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो वीडियो है वो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो इसे मैं और 2 क्लास में कंप्लीट करूँगी, यानी कि रॉबर्ट किंग मर्टन के टोटल 3 वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है, इसमें हम लोग संरचनात्मक प्रकार्यवाद को देखेंगे। तो चलिए, इनकी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले इनकी हम लोग थोड़ी बायोग्राफी को देख लेते हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन जी का जन्म 4 जुलाई 1910 को यूएसए में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 23 फेब 2003 को यूएसए में ही हुई थी। रॉबर्ट किंग मर्टन पार्सन्स के शिष्य थे तथा वे एक अमेरिकी समाजशास्त्री थे, जिन्हें आधुनिक समाजशास्त्र का संस्थापक पिता माना जाता है। अपराध विज्ञान के उपक्षेत्र में वे एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में भी उन्हें माना जाता है। उन्होंने अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के 47वें अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। साथ ही साथ उन्होंने 1994 में उनका जो विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान था, इसके साथ ही उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पदक से उन्हें सम्मानित भी किया गया। तो उनकी कुछ इम्पोर्टेंस बुक्स की तरफ हम लोग देख लेते हैं। तो उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी 1938, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, इसका प्रकाशन उन्होंने 1912 में किया था। फिर ऑन्थ्रोपोलॉजिकल सोशियोलॉजी 1990, सोशियोलॉजी एम्बियलेंस 1976 में और सोशियोलॉजी टुडे। साथ ही साथ उन्होंने कार्ल मैनहम सोशियोलॉजी के बारे में बताया था। और भी उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं। तो इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क की तरफ अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत सारी थ्योरियाज दी थी। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं तो इनके स्वयं कार्यान्वित भविष्यवाणी, इनके लिए इन्हें जाना जाता है। साथ ही साथ आत्म पराजय भविष्यवाणी, विज्ञान का समाजशास्त्र, मर्टन का विचलन का तनाव सिद्धांत, विज्ञान का समाजशास्त्र, व्यवहारिकता, प्रेरणा स्रोत, मार्टियन मानदंड, मर्टन सिद्धांत, मैथ्यू प्रभाव, ये सभी इनके जो है ये क्या है, इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क हैं जिनके ऊपर इन्होंने काम किया था। साथ ही साथ इनकी अगर थ्योरीज के बारे में बात की जाए तो आज हम लोग यहाँ पे इनकी टोटल 5 थ्योरीज को देखेंगे। 5 से 6 थ्योरीज जो है इसमें कंप्लीट किया जाएगा। इसके नेक्स्ट क्लास में इनकी एनोमी के हम लोग ऊपर में देखेंगे कि इन्होंने सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी के बारे में क्या बताया है। साथ ही साथ इनका जो सोशल स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, जिसमें कि उन्होंने विपणन एवं जो विपणन के बारे में बताया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो आज का जो हमारा थ्योरी है उसमें हम लोग देखेंगे कि संदर्भ समूह को हम लोग, जैसे समूह को हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। सदस्यता समूह यानी कि जिसके कि हम लोग ऑलरेडी सदस्य होते हैं, उसके मेंबर होते हैं। और गैर सदस्यता समूह क्या होता है कि जिसकी कि मेंबर होने की हम लोग इच्छा रखते हैं, हमारे जो मन में होता है, हम लोग की जो विश में होता है कि हम लोग उस ग्रुप के सदस्य बने, उसे कहा जाता है संदर्भ समूह। जैसे इसको आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम लोग अगर स्टूडेंट है तो हम लोग किस ग्रुप में है, स्टूडेंट के ग्रुप में है। लेकिन अगर आपको कोई प्रोफेसर जो है वो लेक्चर दे रहे हैं तो क्या लगता है कि काश हम लोग भी प्रोफेसर होते हैं, उनके ग्रुप में हम लोग भी शामिल होते। तो ये जो हमारी इच्छा है वो क्या कहलाया जाएगा, संदर्भ समूह कहलाएगा।
इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हाइमेन ने किया था, बाद में मर्टन ने इसे अपने थ्योरीज में अप्लाई किया। तो हम कह सकते हैं कि संदर्भ समूह क्या होता है, जिसमें कि सदस्य होने की हमारी इच्छा होती है, हम लोग अट्रैक्ट होते हैं उसके। कैसे अट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी क्वालिटी से अट्रैक्ट होते हैं। और इसमें आप पॉजिटिविटी भी रहता है, नेगेटिविटी भी हमें देखने को मिलता है, दोनों प्रकार के रूपों को हम लोग देख सकते हैं। इनकी जो सेकंड थ्योरी है वो है भूमिका आदर्श। भूमिका आदर्श के बारे में इन्होंने बताया है कि जो हमारा रोल मॉडल होता है, हम लोग किसी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। कि जैसे कोई टीचर को हम लोग देख लिए तो बोले कि वो टीचर जो है उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, वो समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, तो हम उनके जैसा बनना चाहते हैं, वो हमारे रोल मॉडल है। तो उनको मर्टन जी ने भूमिका आदर्श के अंतर्गत रखा है। थर्ड इनकी जो थ्योरी है वो है अनुभूति मूलक प्रकार्यवाद। प्रकार्यात्मक जो विकल्प की अवधारणा होती है, जो कि मेलिनोवस्की ने दिया था, कि जो कुछ भी है, जो कुछ भी हमारे लिए उपयोगी है, जो कुछ भी है, वो सार्वभौमिक प्रकार्यवाद के अंतर्गत आती है और उसे ही अनुभूति मूलक प्रकार्यवाद कहा जाता है। फोर्थ इनकी जो थ्योरी है वो है आदर्श शून्यता। आदर्श शून्यता को फिर इन्होंने मर्टन जी ने फिर इसे 5 भागों में बांटा है। मर्टन जी के अनुसार जो व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है और उस लक्ष्य को वो अपना कहाँ पे पूरा करता है, तो सोसाइटी में रह कर पूरा करता है। क्योंकि सोसाइटी जो है वो उसे साधन उपलब्ध कराता है, साथ ही साथ उसके पास साध्य भी उपलब्ध कराता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा बैलेंस जो सोसाइटी में रहता है वो ठीक रहता है। लेकिन अगर हमारे पास लक्ष्य और साधन मौजूद नहीं हो तो हमें साध्य नहीं मिलेगा, तो हमारा जो बैलेंस है सोसाइटी में रहने का, जो हमारा बैलेंस है, जो हमारा सामाजिकरण है, वो क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। जिसके कारण कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, तो आदर्श शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फिर इन्होंने जो इसे 5 भागों में बांटा है, तो इसमें सबसे पहला जो इनका भाग है, जो अनुरूपता के बारे में ये बताते हैं कि अनुरूपता आखिर है क्या। तो अनुरूपता में क्या होता है कि जैसा हमारा लक्ष्य होता है, हमारे पास वैसे साधन होते हैं, जिसके कारण हम अपने साध्य तक, हम अपने एम तक पहुंच जाते हैं, वो क्या कहलाएगा, अनुरूपता के अंतर्गत कहलाएगा। फिर हमारा सेकंड है कि अवाचार। अवाचार में क्या होता है कि हमारे पास लक्ष्य होता है, हमारे पास सोसाइटी होती है, ठीक है, लेकिन हमारे पास साधन नहीं होते हैं मौजूद। तो साधन नहीं मौजूद होने के कारण वो जो स्थिति है वो कहलाएगी अवाचार के अंतर्गत। थर्ड इन्होंने जो इसके अंतर्गत पार्ट बताया है वो बताया है कि विधिवाद। विधिवाद में क्या होता है कि हमारे पास साधन तो मौजूद है लेकिन हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं है। व्यक्ति जो है वो समाज में रहकर समाज की जो कर्मकांड की पद्धति है, जो उसकी परिपाटी है, उसके अंतर्गत चला गया, जिसके कारण क्या हुआ, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो वो क्या कहला जाएगा, विधिवाद के अंतर्गत ये कहलाएगा। फोर्थ उनकी है कि वापसी। वापसी में क्या हो जाएगा कि व्यक्ति के पास साधन नहीं है, ना ही साध्य है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई साधन नहीं होगा, कोई साध्य नहीं होगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो वो कैसी स्थिति हो जाएगी, तो वो वापसी की स्थिति हो जाएगी। फिफ्थ इन्होंने जो पार्ट बताया है वो है कि विद्रोह। इसमें क्या हो जाएगा कि व्यक्ति के पास साधन है, साध्य है, लेकिन क्या हो गया, व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं है, तो इसलिए वो सोच नहीं पा रहा है कि वो कौन सा डिसीजन ले, सही डिसीजन ले या गलत डिसीजन ले। तो ये किस स्थिति के अंतर्गत आ जाएगा, विद्रोह की स्थिति के अंतर्गत आ जाएगा। फिफ्थ इन्होंने जो पॉइंट बताया है वो बताया है इन्होंने स्वतः साधक भविष्योक्ति। स्वतः साधक भविष्योक्ति में मतलब इसमें क्या होता है कि कोई एक व्यक्ति या फिर कोई भी मेंबर या फिर आपके घर के गार्जियन ही ले लो, तो जैसे अगर आपको बोलते हैं आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको बोलेंगे कि अच्छा से पढ़ाई करो। अगर तुम अच्छा से पढ़ाई करोगे तो तुम एग्ज़ाम में ज़रूर टॉप करोगे, ज़रूर फर्स्ट करोगे। आपने एग्ज़ाम को दिया, आपने एग्ज़ाम के देने के बाद आप उसे अच्छे से पास कर गए, तो आपके जो गार्जियन है जिन्होंने आपको बोला है वो स्वतः ही अपना ही मतलब भविष्य का जो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी
कि अच्छा से पढ़ाई करोगे तो तुम टॉप करोगे, वो बोलेगा देखा मैंने आपको बोला था ना कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप टॉप कर सकते हो। तो ये किसके अंतर्गत कहलाएगा? स्वतः साधक भविष्योक्ति के अंतर्गत। इसी तरह से अगर किसी को बोला जाए कि तुम अगर अच्छा से नहीं पढ़ाई करोगे, अच्छा से अपनी तैयारी नहीं करोगे तो एग्जाम में फेल कर जाओगे, तो अगर फेल करने पे भी वैसे ही होगा, मैंने बोला था अच्छा से पढ़ने के लिए लेकिन तुमने पढ़ा ही नहीं, मैंने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी, मैं तो स्वतः ही साधक भविष्योक्ति कर दिया था। तो ये किसके अंतर्गत कहला जाएगा? स्वतः साधक भविष्योक्ति के अंतर्गत। यानी कुछ चीज़ों की जो पुष्टि है वो पहले ही हो जा रही है। सिक्स्थ इनकी जो थ्योरी है वो है प्रकार्य। प्रकार्य में इन्होंने अकार्य के बारे में बताया है, दुष्प्रकार्य के बारे में बताया है। तो फिर प्रकार्य को उन्होंने 4 भागों में बांटा। कौन कौन से हैं? प्रकट प्रकार्य। प्रकट प्रकार्य में उन्होंने मर्टन जी ने बताया है कि जो समाज चाहता है और जो समाज में होना भी चाहिए और जो वांछनीय भी है, जो कार्य होते हैं, उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? प्रकट प्रकार्य के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि व्यक्ति जो समाज के अनुरूप ही कार्य कर रहा है, उसके विद्रोह में कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, वो किसके अंतर्गत कहलाया जाएगा? प्रकट प्रकार्य के अंतर्गत। प्रच्छन्न प्रकार्य में इन्होंने बताया कि सोसाइटी जो है मान्यता दे रहा है लेकिन वो नहीं चाहता कि कुछ ऐसी घटनाएं हो, वो मतलब छुपी प्रच्छन्न, हम लोग सुनते हैं ना अर्थशास्त्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब छुपी हुई बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न मतलब क्या हो गया? छुपा हुआ। जैसे कि मान लीजिए कि दशहरा के समय रामलीला का आयोजन किया जाता है, वो क्या है? एक सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम है। तो रामलीला जो हो गया, हम ठीक है कि हमारे समाज में हमारे धर्म को लेकर दिखाया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है, सब ठीक है, अच्छे प्रकार से रामलीला हो रहा है। लेकिन कुछ जो क्या बोलते हैं कि पराजिक जो तत्व होते हैं, जो बदमाश लोग होते हैं, वो लोग क्या किए कि उसमें कुछ दंगा फसाद कर दिए, जिसके कारण क्या हो गया कि जो एक कल्चरल प्रोग्राम था वो गलत हो गया। तो सोसाइटी तो ये नहीं चाहता था, तो वो क्या कहला जाएगा? प्रच्छन्न प्रकार्य के अंतर्गत कहलाएगा। फिर इन्होंने जो सी नंबर पॉइंट बताया वो बताया अकार्य, मतलब कि कोई प्रभाव अगर नहीं पड़ता है, नॉर्मली हम लोग कोई भी चीज़ कर रहे हैं, वो समाज में हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना अच्छा प्रभाव पड़ रहा है ना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो इस प्रकार का जो कार्य होगा वो अकार्य के अंतर्गत आएगा। डी नंबर उन्होंने बताया दुष्प्रकार्य, यानी कि जो समाज की जो व्यवस्था है अगर उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो वो जैसे अगर दंगा फसाद हो गया, कोई कल्चरल प्रोग्राम चलते चलते व्यवस्था बिगड़ गई, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? दुष्प्रकार्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो यही थी मर्टन जी की संरचनात्मक प्रकार्यवाद का सिद्धांत। इसमें हम लोग आगे और 2 भी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों से ज़्यादा से शेयर करें। अगर आपको कोई भी थ्योरीज के बारे में जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू।